नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु के राज्य के उत्पत्ति और प्रकृति संबंधी सिद्धांत के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में के प्रथम अध्याय में राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति एवं राज्य के उद्देश्य के संबंध में विस्तार से चर्चा की है और कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने राज्य शब्द का इस्तेमाल न करके पोलिस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ वर्तमान समय में राज्य से लगाया जाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व और विकास राज्य में ही संभव है। जैसा कि अरस्तु मानता है कि मानव प्रकृति ही राज्य की उत्पत्ति का स्रोत है, आधार है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य न केवल जीना चाहता है वरन वह अच्छा और नैतिक जीवन जीना चाहता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह सदा प्रयास करता है, परंतु वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, वह अकेला रह भी नहीं सकता। यही मनुष्य की प्रकृति है और मनुष्य की इसी प्रकृति से धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति होती है। इसी को आधार मानकर राज्य की उत्पत्ति का आधार बनाता है अरस्तु। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, इसलिए उसका ऐसा विचार है कि वह बिना पोलिस या स्टेट के नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य अपने नैतिक विकास की पूर्णता को केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए राज्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, केवल इसलिए नहीं कि उसकी उत्पत्ति परिवार या गांव जैसे प्राकृतिक समुदायों से हुई है, वरन वह इसलिए स्वाभाविक है कि परिवार और गांव की उत्पत्ति स्वयं राज्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक सोपान है और केवल राज्य में ही इन संस्थाओं की परिणति होती है। इस कारण तत्कालीन यूनान सोफिस्टों का मानना था कि राज्य मनुष्य निर्मित कृत्रिम संस्था है, परंतु अरस्तु सोफिस्टों के इस विचार का खंडन करते हुए राज्य को एक ऐसी स्वाभाविक संस्था मानता है जो एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संगठन मानता है और व्यक्ति को उसकी एक इकाई मानता है जिसको राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अरस्तु ने व्यक्ति को राज्य में मिला दिया है। यहाँ दो बातें निकल कर आती हैं कि एक तो अरस्तु राज्य को ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इस ऐतिहासिक विकास का परिणाम दो तरह से हैं कि ऐतिहासिक विकास कारण पहले परिवार बने, फिर ग्राम बने और ग्राम से राज्य में। इसी के साथ उद्देश्य व्यक्ति को एक इकाई मानकर सावयव सिद्धांत के माध्यम से, और व्यक्ति का जो अंतिम उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति ही उसी संस्था में हो सकती है। इस कारण भी राज्य की उत्पत्ति को स्वाभाविक मानता है। मनुष्य को राजनीतिक प्राणी होने के कारण राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है और ऐतिहासिक आधार पर भी राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। अब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अरस्तु प्रचलित तत्कालीन समझौता सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि राज्य एक ऐसे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है जिसकी शुरुआत परिवार से होती है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य की दो मूलभूत आवश्यकताएं होती है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक भौतिक आवश्यकता, दूसरी प्रजनन की आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह दास के संपर्क में आता है और प्रजनन की आवश्यकता के लिए वो स्वामी और स्त्री के परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार स्वामी स्त्री
और दास से पहला सामाजिक संगठन कुटुंब का निर्माण होता है। कुटुंब से ग्राम का और ग्राम से राज्य का की उत्पत्ति होती है। अरस्तु ने अपने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के कुछ मूलभूत मान्यताओं पर खड़ा किया है, जिसके कुछ मूल वैचारिक आधार है। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति को ऐतिहासिक विकास का परिणाम माना है और उन्होंने बताया कि जिस मनुष्य की दो आवश्यकताएं होती है, एक प्रजनन की आवश्यकता, एक भौतिक आवश्यकता। भौतिक आवश्यकताओं के लिए वह उसको किसी प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की या नौकर की, सहसाथी की आवश्यकता होती है। उसके लिए वह दास के संपर्क में आता है और प्रजनन के लिए वो स्वामी और स्त्री के संबंध में स्थापित होते हैं। इस तरह एक कुटुंब का निर्माण होता है। कुटुंब से ग्राम बनते हैं, ग्राम से राज्य का निर्माण होता है। और इन मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए वो उनके कुछ वैचारिक आधार पर तर्क देता है। उसमें सबसे पहला तर्क देता है अरस्तु कि मनुष्य की दो प्राथमिक और स्वाभाविक सहबोध है, जिनके कारण वह दूसरों के साथ संगति करने को बाध्य होता है। ये मूल प्रवृत्तियां या सहबोध हैं आत्मरक्षा और यौन संतुष्टि। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति के कारण वह स्वामी और सेवक का संबंध स्थापित करता है और यौन संतुष्टि या प्रजनन की प्रवृत्ति के कारण स्वामी और स्त्री या पुरुष का मिलन होता है। और इन दो मूल प्रवृत्तियों के कारण परिवार का जन्म होता है। परिवार व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अपनी सामाजिक आवश्यकता की प्रवृत्ति एवं अच्छे जीवन की आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य गांव का निर्माण करता है। अरस्तु इसमें स्पष्ट करता है कि मूल प्रवृत्ति के कारण, आत्मरक्षा के कारण तो वह स्वामी और सेवक के संबंध में स्थापित होता है। सेवक स्वामी, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवक को स्वामी चाहिए और स्वामी को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवक चाहिए। और यौन संतुष्टि के लिए स्त्री पुरुष के संबंध में आता है। और ये व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है और एक परिवार का निर्माण होता है। परिवार का निर्माण से इन दो मूल प्रवृत्तियों के कारण वह परिवार के रूप में संगठित हो जाता है। लेकिन परिवार में व्यक्ति की अन्य और आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति से प्रेरित होकर या उनकी पूर्ति करने के लिए व्यक्ति एक गांव का निर्माण करता है ताकि अपनी सामाजिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। परंतु गांव भी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता, जैसा कि अरस्तु कहता है। गांधी जी ने जैसा कि गांव को पूर्ण स्वराज्य या गांव राज्य की धारणा दी थी, उसमें गांव को इस तरह बनाने के लिए सिद्धांत दिया था कि मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक गांव कर सके। इतनी गांव को एक ऐसी इकाई बनाया जाए उसी राम राज्य की अवधारणा में प्रस्तुत किया था। लेकिन अरस्तु का मानना है कि गांव मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। राज्य में व्यक्ति को जीवन, समाज, नैतिकता तीनों वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। राज्य में ही व्यक्ति की उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता का विकास होता है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए है। इस प्रकार राज्य ही व्यक्ति को सच्चे अर्थ में पूर्ण मनुष्य बनाता है। अरस्तु की दूसरी मान्यता है कि राज्य एक ऐतिहासिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है। उसके सिद्ध करने के लिए दूसरा तर्क देता है कि किसी वस्तु का अंतिम रूप ही उसका सही रूप होता है। यह उसका अनोखा सौदेश्यवादी तर्क है। अरस्तु का मानना है कि सभी वस्तुएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने में दृढ़ संकल्प हैं। सभी वस्तुएं अपने अंत को प्राप्त करने पर ही सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती है। राज्य मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। मनुष्य पूर्ण पशु नहीं, वह अपने स्वभाव के आधार पर पशुओं से अलग है। उसका सच्चा स्वरूप युक्तिपरक है। फोस्टर ने कहा है, अरस्तु के अनुसार राज्य केवल इस अर्थ में स्वाभाविक नहीं कि वह मनुष्य को पार्श्विक आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु इस अर्थ में भी स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति के उच्चतर स्वभाव
के विकास के लिए आवश्यक प्रकृति व वातावरण प्रदान करता है। राज्य के अंदर व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। बारकर का कहना है कि राज्य के बिना और राज्य से भिन्न व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। इसका अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है, अतः राज्य ही मानव का स्वाभाविक ध्येय है। इस तर्क के आधार पर अरस्तु सिद्ध करता है कि राज्य के बिना व्यक्ति या तो पशु होता है या देवता होता है, अतः व्यक्ति का सही और पूर्ण रूप राज्य ही है। अरस्तु सावयव सिद्धांत के आधार पर जिस प्रकार प्रत्येक संस्था विषय का एक उद्देश्य होता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, और उस वास्तविक जीवन के उद्देश्य को व्यक्ति उस राज्य नामक संस्था में ही पूर्ण प्राप्त कर सकता है। और उसी के आधार पर अरस्तु का यह कथन कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता वो या तो जानवर है या ईश्वर है, उसी को सिद्ध करता है कि राज्य में ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण सर्वोच्च प्राप्त कर सकता है, जो कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है और उसको पशुता से अलग करता है। इसी तर्क के आधार पर भी अरस्तु राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में राज्य की उत्पत्ति के दूसरे अन्य आधार के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।